बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रज़ा सैयद के साथ प्रोग्राम कैपिटल टुडे इस्लामाबाद से। उम्मीद है आपके ईद की तातीलात अच्छी गुजर रही हैं, आप लोग एहतियात भी कर रहे हैं, कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितनी तदाबीर की ज़रूरत है वो सब भी उठा रहे हैं और उसके साथ साथ समाजी फ़ासले बरकरार रखते हुए अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ ईद की खुशियाँ भी मना रहे हैं। हम आपके लिए ईद के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस दौरान में आज हमने सोचा कि क्यों ना जो इस मिट्टी की, इस सकाफ़त का जो रिश्ता हमारे अवाम के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ हमारा है, उसको रिवाइव किया जाए और उसकी रिवाइवल में एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम किरदार जो है वो मौसीक़ी का है। मौसीक़ी जो इस ख़ित्ते की मौसीक़ी है, पाकिस्तान की मौसीक़ी है। पाकिस्तान की मौसीक़ी की तारीख़ अगर हम उठाकर देखें तो वो उतनी ही पुरानी है कि जितना क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक 72 साल हमारे गुज़रे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान में टेलीविज़न का जो इजरा है और जो आगाज़ है वो 1964 में पहली मरतबा हुआ, तो जहाँ से टेलीविज़न का इजरा हुआ वहीं से मौसीक़ी को भी वो रिकग्निशन या वो पजीराई नेशनल लेवल के ऊपर या कौमी सतह पर मिलना शुरू हो गई कि जो उसका दुरुस्त हिस्सा और हक़ बनता है। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर सबसे पहले जो चेहरा सामने आया, सबसे पहले जो आवाज़ सामने आई मौसीक़ी के हवाले से, वो थी जनाब तुफ़ैल नियाज़ी साहब की आवाज़। तुफ़ैल नियाज़ी साहब इस ख़ित्ते के वो मायनाज़ सिंगर, फ़ोक सिंगर, क्लासिकल सिंगर के जिन्होंने मौसीक़ी को पहचान दी। जनाब तुफ़ैल नियाज़ी साहब को आला तरीन एज़ाज़ात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एज़ाज़ात दिए गए। इसके अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ उन्होंने परफ़ॉर्म किया वहाँ उनको एज़ाज़ात मिलते रहे। ये सिलसिला एक घराने का सिलसिला है। तुफ़ैल नियाज़ी साहब के साहबज़ादेगान जो कि नियाज़ी ब्रदर्स के नाम से आज हमारे दरमियान खुसूसी दावत पर मौजूद है, जनाब बाबर नियाज़ी साहब और जनाब जावेद नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। नियाज़ी ब्रादरान एक जाना पहचाना नाम पाकिस्तान की मौसीक़ी के सीन पे, चाहे कोक स्टूडियो हो या फ़ोक परफॉर्मेंसेस हों या इंटरनेशनल लेवल के कॉन्सर्ट्स हों, हर जगह नियाज़ी ब्रादरान की आवाज़ उनका तारुफ़ है। हम कोशिश करेंगे कि आज ना सिर्फ ये कि उनके साथ कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू हो जाए, बल्कि उनसे कुछ कलाम भी हम सुनेंगे और अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए नियाज़ी ब्रादरान कि आपका जो घराना है, तुफ़ैल नियाज़ी साहब इतना बड़ा नाम और पाकिस्तान में पायनियर का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए टेलीविज़न के हवाले से मौसीक़ी में, और तो वो आपके वालिद का एज़ाज़ है। और फिर आप भी बचपन से ही आप दोनों जो हैं मौसीक़ी के शोबे से वाबस्ता हैं, तो कुछ बताइए मुख्तसर हमारे नाज़रीन को कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या रिमार्केबल आपकी अचीवमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर टेलीविज़न स्क्रीन के हवाले से। असल में सफ़र तो हमारा बचपन से, जब आंखें खुली तो एक ऐसा घराना नाम हाँ। और मौसीक़ी क्लासिकल सुनने को आई। फिर जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ तो नियाज़ी साहब सबसे पहले पीटीवी के सिंगर। उसके बाद मेरा ख्याल मैं क्लास 3 में पढ़ता था, बाबर भी तकरीबन मैं 2 में था, बहुत छोटा। तो बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ पीटीवी से। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पहले जो प्रोग्राम बच्चों का पीटीवी से ऑन एयर गया, तो पहले बच्चे हम हैं जो सामने बैठे हैं। वाह वाह। उसके बाद फिर बचपन ही से शौक़ था। अच्छा, यानी ये समझ लें कि तकरीबन कोई 55 साल का ये हो गया सिलसिला 1964 अल्लाह की मेहरबानी माशाल्लाह। यानी 50 साल पे वो गोल्डन जुबली हो जाती है, तो अभी गोल्डन जुबली से भी आगे की तरफ जो है सफ़र जारी है। बहुत खूबसूरत। गोल्डन जुबली से याद है, जब पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी, मैं, बाबर और अहमद फराज साहब ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत खूबसूरत हमारा टूर रहा है। वो बड़े दिन थे, बड़े मज़ेदार दिन गुजरे। मैं, जावेद और फराज साहब हम इकट्ठे, हमें तकरीबन कोई 20-22 दिन इकट्ठे अच्छा रहने का, एक ही जगह रहने का इत्तेफाक हुआ। और एक होटल में हम थे तो 2 दिन बाद ही, क्योंकि वो खाने जो हमें अच्छे लगते हैं, हम नहीं खा सकते। तो मैंने फराज साहब से कहना है, सबसे बड़ा मसला ये मैंने कहा फराज साहब कितने ऐसी फंस गए हैं, ये तो मैंने डबरोटियाँ खा खा के पागल हो गए।
तो भाई क्या करें, फिर जैसे वो भारी सी आवाज़ में बोलते थे, तो बताओ फिर क्या करें। मैंने कहा जी ऐसे करते हैं, हम जिन्होंने बुलवाया है यास्मीन साहबा ने, उन्हीं के घर चलते हैं। तो वहाँ क्या होगा, मैंने कहा जी वहाँ हम खुद खाना बनाएंगे। अच्छा। तो वहाँ से फिर हमने गाड़ी ली और उनसे कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम तो होते नहीं है फराज बाबर, हम तो घर पे नहीं होते, हम तो दोनों, जेम्स भी चले जाते हैं, मैं भी चले काम पे, वो डॉक्टर्स थे और साइंटिस्ट थे। तो हमने कहा जी हमें आप चाहिए भी नहीं, हम तो ये आपका तो किचन चाहिए, हमें तो सिर्फ आप लोग चाहिए भी नहीं, हम तो यही चाहते हैं हम तीनों हो। वहाँ फिर हमने वो वहाँ बनाया, बाज़ार से हमने ग्रॉसरी ली और वहाँ ये क्या लेके आके कौन बनाएगा ये, मैंने कहा हम खुद ही बना लेंगे, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आप ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, यानी इसमें भी महारत बाबर रखते हैं। बहुत अच्छा कुकिंग नहीं वो कैसे, वो हम बहुत बाहर बाहर जब जाते हैं ना तो बाहर के खाने वाने खाना बड़ा मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम ही यही होता है। वो फिर मैं अपनी माँ से, अल्लाह उनको रहमत करे, मैं उनको फ़ोन पे कहता था अम्मा वो धनिया गोश्त कैसे बनेगा, तो वो पूछ लेता था, फिर बनाने की कोशिश करता था और जिस तरह बताते थे तो अच्छा बन जाता था। वो करेले कैसे बनाने हैं, ये पाए कैसे बनते हैं, फलां, वो जो मर्दों के हाथ में जायका ज़्यादा होता है, सुना है अल्लाह ऐसे ऐसे खाने फिर हमने खाए, बड़े मज़े आए। वो फराज साहब के साथ बड़े दिन गुजरे, बड़ी अच्छी संगत रही और बड़ी शफकत मिली, हमसे बहुत मोहब्बत रखते थे जहाँ मिलते थे। बहुत सारी नई गज़लें उन्होंने लिखी और उसी वक्त हम कंपोज भी करते थे, अपना उनका मुशायरा होता था, बाद में उन्हीं की गज़लें। बल्कि एक तो बड़ी एजाज़ की बात है, हमारी जो गज़लों वाली डायरी है वो सामने बैठे हैं और फरमाइश कर दी कि रंजिशी से ही दिल की दुकान के लिए। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये सुना देते हैं, लेकिन इसके जो अशार हैं वो आगे पीछे थोड़े से, तो फराज साहब वहीं से बोले, कह रहे हो मैं तुम्हें, तुम गाओ मैं तुम्हें लिख देता हूँ। अच्छा, तो पेपर दे, तो मैंने कहा जी पेपर, हेलो इधर आओ, पेपर दी, मेरी डायरी रहो, इस पर लिख दे। तो डायरी गई तो कह रहे इस पर जगह नहीं है, कहाँ लिखूँ, मैंने कहा इसकी जिल्द के ऊपर लिख दे सर, कहीं लिख दे। तो वो जिल्द का अंदर वाला हिस्सा जो होता है ना, उस पर उन्होंने अपने हाथ से वो पूरी लिखी। लिखी तो मुझे दे दी, मैंने कहा जी इस पर साइन भी नहीं किए, तारीख भी नहीं लिखी, ये क्या है, तो इस पर साइन करें, अपना नाम लिखें और डेट भी लिखे। तो बड़ी जाज की बात है कि उनके हाथ की लिखी हुई चीज़ हमारे पास, तो बड़ा फिर बहुत सारी महफिलें हम लोग थे, बड़ा लुत्फ टूर्स तो बहुत के लिए, कुछ टूर्स ऐसे होते हैं वो आपके ज़िंदगी के वो हिस्से बन जाते हैं जिन्हें आप कभी भी भूल नहीं सकते, वो बड़े मज़ेदार बड़े लोग थे। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कौन कौन से ममालिक में आपको रिस्पांस के एतबार से घर जैसा माहौल या घर जैसा रिस्पांस मिला? देखिए जी सबसे ज़्यादा मज़ा जो, अगर ये तो सच्ची बात करनी चाहिए, बिल्कुल ईद का मौका है। हाँ, गाने का सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो लाहौर में आता है। अच्छा ठीक है, ये तो पाकिस्तान के अंदर ही हो गया ना मामला, ठीक है। बाकी दुनिया में गाने का तो हमें अमेरिका बहुत मज़ा है, हमें जर्मनी बहुत मज़ा है, इंग्लैंड में बहुत मज़ा है, बहुत से जगह जहाँ हम गाए, लोगों का बहुत रिस्पॉन्स मिला, लोग मतलब नाच भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं। लेकिन गाना जो आप टेंशन से गाते हैं कि यार हमने गाना गाना है, वो लाहौर में गा के लुत्फ़ आता है कि आप जो कुछ कर रहे होते हैं वहाँ से अच्छी बुरी बात उसी वक्त मुंह पे करने वाले लोग हैं, फीडबैक मिल जाता है फौरन। हाँ, यानी अगर कोई कर्टसी नहीं है, अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी इजहार कर देंगे। कर्टसी नहीं है कि एवं कही जाना वाह 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 खां साहब, ऐसे नहीं। नहीं ये तो बड़ा, ये नहीं, ये तो इससे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई सिस्टम ही नहीं हो सकता। मैं तो लाहौर में बहुत खुश होता हूँ, लाहौर वाले म्यूज़िक सुनने में बहुत लाजवाब लोग हैं, बहुत अच्छे। लाहौर वालों का खाने का भी बड़ा अच्छा। वैसे तो हम कराची में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए हम गए, तो वहाँ देखिए अच्छा म्यूज़िक कहीं भी आप सुनाएं, म्यूज़िक सुनने वाले अब भी हैं। लोग कहते हैं जी म्यूज़िक तरस रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक लोग ऐसा ही है, समझते हैं कि ये जो हमारा म्यूज़िक है ये लोग सुनना नहीं चाह रहे। भाई हमारा ही म्यूज़िक हो रहा है, आपको स्टूडियो में क्या हो रहा है मुझे बताएं। यही हो रहा है, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज, उसमें बिल्कुल वो साज जो है वो अंग्रेजी साज, मॉडर्नाइजेशन के तो कोई खिलाफ नहीं, वक्त के साथ वो होती है। लेकिन इस म्यूज़िक को प्रमोट नहीं किया गया, हमारे वाले म्यूज़िक को हम चाहते थे, अब भी हम यही करते हैं। वो किसी ने मुझे एक ज़माने में कहा कि जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक साज़ों के साथ क्यों नहीं गाते, आप तो माशाल्लाह वहाँ ये वो। मैंने कहा यार दिल तो बड़ा चाहता है लेकिन लोड शेडिंग बहुत होती है, क्या करें। ये बड़ा खूबसूरत बात है। हाँ, इसलिए बिजली से चलने वाले हालात तो बिजली के मोहताज हैं, उन दिनों बहुत होती। तो ये जो मैनुअल साज है, ये ढोलक है, तबला है, ये हमारा हारमोनियम है, ये धोखा नहीं देता, ये धोखे नहीं देते। ये लाइट चली भी जाए तो हम गाते रहते हैं, लोग सुनते रहते बैठे। ये बात तो बड़ी अच्छी कही आप। तो बाकी तो क्या बात है, सारी दुनिया की म्यूज़िक सारी अच्छी होती है, लेकिन
अल्लाह मियाँ जिस पे रहमत कर दे। मैंने तो बहुत सारे गोरों को देखा है ऐसा सच्चा गाते हैं, ओहो। या स्मिथसोनियन में हम परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे जो साउंड ऑपरेटर था अमेरिकन जीन शीन पहनी और लंबे बाल, तो वहाँ तो मतलब कि फिक्स टाइम होता ना हॉल का, जी जी, उस पर चाहे कोई भी बैठा हो तो उन्होंने लाइट ऑफ कर देनी। बिल्कुल। तो वो जो साउंड ऑपरेटर था ना, वो आया कोई, वो बड़े बड़े बाल, डांगरी वांगरी पहनी हुई, बड़ा हिप्पी सा है। उसने कागज़ पे फरमाइश हमें लिख के दी, तो मैंने जब देखा तो वहाँ पे उस पर लिखा था, मिस्टर न्याजी आई वांट लिसन टू हीर वारशा। अच्छा, अब रियली मैंने उसको देखा ऐसे करके, तो जावेद कहता क्या है, मैंने कहा यार ऐसे, मैंने कहा इसको क्या पता, तो हम गाते रहे। वो फिर आया दूसरे तीसरे आइटम के बाद, फिर आया, फिर उसने लिख के रख दिया। मतलब साहिब ज़ौक़ था वो भी, इसका मतलब फिर रख दिया उसने कि ये सुनाई जी। तो मैंने कहा यार चले, अब प्रोग्राम खत्म ही हो रहा था, आखिरी आइटम था, मैंने कहा यार 5-6 मिनट रह गए थे हॉल तो ये हीर वारिस शाह तो फिर हम भी सुनेंगे। तो हमने 2-3 अशार जो थे बीच में से हमने कह दिए, तो उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। हम ड्रेसिंग रूम चले गए, चाय वे पी रहे, तो वो आया, उसने थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कहा। उसने कहा कि आपने हीर भी इतने आखिर में क्यों शुरू की, पहले आपने जो अशार वो क्यों नहीं कहे? मैंने जैसे कहा पता कर यार कितने गेटअप करके तो नहीं फिरता पे, पता लगे ये पिछों जड़ा आने देगा। मतलब मालूम है कि उसने इस रीजन के म्यूजिक के ऊपर रिसर्च की थी। इस तरह से नॉर्वे में सूफीज़म फेस्टिवल पे हम गए, तो सारे टोटल ऑडियंस नॉर्वेजियन गैदरिंग, कोई उसमें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कोई ऐसा बंदा नहीं था, सब नॉर्वेजन। लेकिन समझ भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। तो जब ब्रेक आई तो चाय के लिए, तो उन्होंने बीच में थोड़ा सा वक्फा रखा, 5 मिनट 7 मिनट का, तो हम ड्रेसिंग रूम में चाय पी। तो जो प्रमोटर था उससे कहा यार ये क्या किया आपने, कम से कम इतने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी उसको बुलवाते, वो हमारे हौसलों में तो भरा पड़ा है। कुछ लोग हमारे कलाम का भी मज़ा लेते, ये तो खाली म्यूज़िक का आवाज़ का रिदम का मज़ा ले रहे। सही है, हम क्या कह रहे हैं वो भी मज़ा लेते, तो कितना अच्छा, उनको बुलाते हैं, हमें खुशी होती। कह रहे हैं न्याजी साहब ये जितने लोग बैठे हैं ये बाबुल्ले शाह के ऊपर, शाह हुसैन के ऊपर, ये उनके ऊपर PhD कर रहे हैं। आपको जिस लाइन का मतलब सही आप उसको नहीं वाज़ह कर सकते, इनसे पूछिए, आपको खोल कर बताएंगे। तो वो असल में बड़े चालाक तेज़ लोग हैं, वो हमसे हमारी चीज़ें ले गए हैं। हमारी सरंगी होती थी, वो सरंगी उठा के ले गए, हमें गिटार से दे गए पकड़ा के, हमारे ये हारमोनियम ले गए और हमें कीबोर्ड दे गए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे खुद से वो पहन के फिर रहे हैं, हमें जॉगर वॉगर दे दिए कि ये पहनो। वो तो हमारा जो हमारी पहचान थी, हमारी चीज़ें थी, हमने उनकी देखभाल नहीं की, हमने उनकी हिफाजत नहीं की। अच्छा, हमने बहुत सारे हीरे अपने हाथों से गंवा दिए, बहुत बड़े लोग अपने हाथों से, ये तो ये बात दुरुस्त है जिनको हम प्रिजर्व कर सकते थे, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी मेरे ख्याल। कुछ आगाज़ किया जाए, कुछ हमारे नाजरीन को। हाँ चलिए, अब बुज़ुर्गों की बात हो रही तो मेरा दिल चाह रहा है कि काफ़ी ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की, सरकार बाबुल्ले शाह मेरा ख्याल, मेरे वालिद ने ये कंपोज किया, गाया, और बहुत ही पॉपुलर कोक स्टूडियो में कुछ एक बच्चे ने गाया, काफ़ी सारे लोग इसको इधर उधर गा रहे हैं। साबत रख परीत नू किते पावत नावल तेरा पंछ मुड़ घरानू दे, क्यों चित नहीं करदा तेरा, कदी आवे माही गल लगवे, तेरी दीद गरीबां दा हजवे, हाय वे कदी आवे माही गल लगवे, वे जे तू आवे, वे जे तू आवे,
जे तू आवे मैं दुखड़े सुनावा तेनू वेख लवा रज रज वे हाय वे कदी आवे माही गल लग वे ना मैं सोनी ना गुण पल्ले वे ना मैं सोनी ना गुण पल्ले मेरे ऐब रुमानी दे कज वे हाय वे कदी आवे माही गल लग बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को और मौसीकी के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद खुश आमदीद। बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया नियाज़ी ब्रदरान ने हमें। मौसीकी की एक अपनी ज़बान है और मौसीकी का एक अपना मिजाज है। कहते हैं कि मौसीकी दिलों को जोड़ती है, लोगों में अमन और मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए मौसीकी से ज़्यादा शायद ही कोई ज़रिया मौसर रहा होगा। सूफ़िया कराम की सरज़मीन है ये, और सूफ़िया कराम की जो हालात ज़िंदगी हम तक पहुँचे हैं, हमने पढ़े हैं, सुने हैं, तो उसमें कलाम लाजमी सूफियाना कलाम का सिलसिला पाया जाता है। और वो कलाम ऐसा है कि उसमें सोज भी है, उसमें दर्द दिल भी है, ग्रिपिंग एक किस्म की सूरत। यही मैसेजेस हैं कि इंसानियत से मोहब्बत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इंसान का ख्याल करो, यकजहती का कहा गया है, अमन का कहा गया है, मोहब्बत का कहा गया है। जितना कलाम किसी भी आप हमारे जितने आए हैं अल्लाह की तरफ से पैगंबर आए, उन्होंने भी मोहब्बत का पैगाम दिया है, यकजहती का पैगाम दिया है और पीस का पैगाम दिया है। कत्ल गारत था तो किसी ने पैगाम नहीं दिया, खुदा न खास्ता किसी ने फसाद का। तो यही सूफ़ी ने भी उन्हीं की बात को लेके, अपने बड़ों की बातों को लेके हम तक पहुंचाया। और हमें हमसे एक देखिए गलती तो होती है, हमसे गलतियां हो रही हैं, हम अभी भी नहीं उसको समझ रहे। ये जितनी बड़ी पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला ही इसका मैं हमेशा कहता हूँ वैक्सीन, सबसे बड़ी वैक्सीन तौबा है। वाह, अस्तगफार कर लें, पता नहीं किसकी उसने तौबा कबूल करनी है और ये वबा से हमें ये निजात मिलेगी। सही बात है। और हमें ये करनी चाहिए। और फिर हमने पहले मैं कह रहा था प्रिजर्व नहीं किया, हमने इन लोगों को हमारे हर बड़े मॉडर्न स्कूल में इन सूफियों को पढ़ाना चाहिए। उनके पैगाम देखिए, वो कहते हैं, मियाँ साहब फरमाते, मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं कि सुफने दे विच मेरा माही मिलिया ते मैं पा लिया गल विच बावां, वाह, डरदी मारी अख ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावां। अब इसको आप इश्क मिजाजी में ले लें, इश्क हकीकी में ले लें, दोनों तरफ ठीक है, दोनों तरफ इसका बराबर वजन है ना जी। इश्क मिजाजी में भी आप इसको खोलें तो बड़ा मज़ा आएगा, इसके हकीकी की तरफ खोलेंगे तब भी। कितने अर्सा मैंने वो की है, इबादत की है, ये करीब आया हूँ कि ऐसी गुस्ताखी को, ऐसा फेर मुझसे ना सरजद हो जाए, मैं फिर वहीं कहीं चला जाऊँ, रांदा दरगाह ना हो जाऊँ। ठीक है जी। तो हमने ये बच्चों को देनी चाहिए। हमें बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सबक? म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक को मैं पुरानी पोइट्री की बात करूँ, पोइट्री क्या दे रहे हैं कि हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं, क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप है। अब ये फिल्म का गाना है
और मुझे तो ये बिल्कुल, अगर आप इसको उधर देखें, मुझे नात लगती है कि हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है। कुछ मैसेज तो है, कुछ बात तो है यार, कुछ अच्छी बात तो बच्चों तक पहुँचे। इसका मुझे बहुत दुख रहेगा कि अच्छी बात बच्चों तक नहीं पहुँचाएगी। हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स में पड़ गए कि बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी चाहिए। भाई ठीक है, रिक्वायरमेंट है, हमने दुनिया के साथ चलना है, हमें ज़ुबान सीखनी आनी चाहिए, लेकिन हम कौन लोग हैं? हम बहुत बड़े लोग हैं। हमारे पीछे मुड़ के देखें, हमारे पीछे जितने बाबे हैं वो सारे हमारे हैं यार। मुझे बताएं, किसी ने पैदा किया हो बुल्ले शाह, किसी ने पैदा किया हो ख्वाजा गुलाम फरीद, किसी ने पैदा किया हो शाह हुसैन, किसी ने मियाँ मोहम्मद बख्श पैदा किया हो, किसी ने सुल्तान बाहू पैदा किया। ये सारे इसी खित्ते में आए यार। नहीं, हम तो आजकल स्पाइडरमैन, सुपरमैन और आयरन मैन बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को नहीं पता ये कौन लोग हैं। और इनको पढ़ के इनको थोड़ा सा दें तो मैं 100% बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी सलाह हो सकती है, हमारे आने वाली नस्लों की सलाह हो सकती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो रोमांस भी ज़रूरी है, लेकिन बेहयाई ज़रूरी नहीं है। वो पतन ज़रूरी नहीं है ना जी। उसको लॉक कैसे लॉक कर दिया जाए कि ध्यान ही ना जाए। रोमांस ज़रूरी है। हाँ, मतलब आपके माशरे में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जो गाइडलाइन है उनको फॉलो आप कर लें, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप किसी ऐसी सिमत चले जाएं कि जो नागवार हो। जो बच्चे हमारा म्यूज़िक सुन रहे हैं, जिसमें पोइट्री सुन रहे हैं, वो मैं तो हैरान हुए, तो बहुत ज़ोर से मैं डांटता हूँ कि बंद करो, क्या सुन रहे हो, ये क्या है, ये क्या बकवास हो रही है, क्या कह रही है। मोहम्मद बख्श का एक जी आप जब ज़रूर उनका जिक्र हो गया, अताओ किसे मान अदामां दा ते किसे मान वफावां दा। असी पीले पत्ते दरख्तां दे, सानू रहिंदा डर हवावां दा। सुफने दे विच मेरा माही मिलिया, सुफने दे विच माही मिलिया, ते मैं पालियां गल विच बावां, डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना हिजर तेरा जे पानी मंगेंग, हिजर तेरा जे पानी मंगे, ते मैं खून नैना दे गेड़ा, जी करदा तेनू कोल बिठा के, ते दर्द पुराने छेड़ा, जी करदा तेनू कोल बिठा के, ते दर्द पुराने छेड़ा। ले ओ यार हवाले रब दे, ए मेले 4 दिना दे, ओ दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फेर मिलांगे, ओ दिन ईद मुबारक होसी, ओ जिस दिन फेर मिलांगे।
फंस गई जान शिकंजे अंदर अते जू बेलण विच गन्ना रोनू को हुण रवे मोहम्मद हुण रवे ते मन्ना। क्या लाइन लिखते हैं कि आय हाय नीचा दी अशनाई को नीचा दी अशनाई को फैज किसे ना पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गोशा जख्मा। मतलब किसी भी उनकी वाह, बात को ले लें आप, खूबसूरत, बहुत वो खूबसूरत। बातें जो सारी जिंदगी आखिर तक जाएंगी, क़यामत तक रहेंगी। ये बेशक बातें ऐसा ही है, बेशक हर ऐसा दौर में, ये हर दौर के लिए बातें लिखी गई हैं। ये बेशक, यानी ये ज़माने की जो लिमिट्स हैं उससे बियॉन्ड नहीं है। हाँ। वाह, बहुत खूबसूरत सिलसिला जारी है। एक मुख्तसर वक्फा लेना होगा। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ईद का मौका चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्याज़ी बरदरान। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम के साथ हमें मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। हमारे नाजरीन के लिए बहुत खुसूसी नशिस्त है आज हमने रखी है। न्याज़ी बरदरान से हमारी ब्रेक में भी गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कि इंसान की ज़िंदगी कितनी नापायदार है और खुशियों की तैयारी में होता है लेकिन उसको मालूम नहीं होता। अब देखिए जैसे जुम्मतुल विदा वाले मुबारक दिन कराची में तकरीबन 100 इस मुल्क के 100 ख़ानदान जो हैं वो अचानक ईद की तैयारियों में थे और अपने प्यारों से मिलने के इश्तियाक में थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वो घरों को पहुँचेंगे। लेकिन उनमें से अभी आधे से ज़्यादा की तो बॉडीज़ की शनाख्त भी नहीं हो सकी क्योंकि डीएनए टेस्ट आपको पता है एक साइंटिफिक मामला होता है। तो एक फ़नकार की हैसियत से किस तरह देखते हैं आप इस सारी सूरत? मतलब ये कोरोना का जो सिलसिला जारी है इसे तो हम देख ही रहे हैं जी, लेकिन फिर भी ये भी उसी की रज़ा के साथ ही चल रहा है सिलसिला। मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया है कि सबसे बड़ी जो इसकी वैक्सीन है वो वही है, वो उसी माफ़ी देगा। जब हम इस्तग़फ़ार करेंगे वो माफ़ कर देगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच में जहाज़ का हुआ है इसने बहुत दुखी किया। बहुत वो खुशियाँ जो थी आ रही हैं क्योंकि जैसे कि वो दिन ईद मुबारक हो सी, क्योंकि यारा नाल ही बाहर आने ना। बेशक ऐसा ही। जब यार ही बिछड़ गए रह गए तो ईद किस चीज़ की? ईद किस चीज़ की है ना जी। हाँ। तो ईद है, ईद करनी है, लेकिन वो अंदर से मैं उन लोगों के किस तरह रज़ा, उसकी रज़ा के आगे तो हमें सबको आमीन करना पड़ता है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उसकी रज़ा उनके लिए दुआ खैर कर सकते हैं। आसमान को सब्र अता फरमाए। हाँ, इलाही आमीन। अल्लाह। और हम उनके बराबर के उनके दुख में शरीक हैं। मैं लफ्ज़ों से हम क्या कह सकते हैं, आर्टिस्ट तो बहुत ही हसास होते हैं। रास्ते में आ रहा था तो इसी के लिए मैंने बाबर से मैंने कहा यार बाबर ठीक है जाना चाहिए आने, मगर अंदर जो कैफियत है ना जी वो बड़ा अजीब हो जाता है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है 2010 की बात है, आज से 10 साल पहले एयर ब्लू का जो सानिया हुआ था वो भी इत्तफाक से शब बारात का मौका था और उसमें भी रोज़े से थे बहुत से लोग। अच्छा, उसी दिन हमारी फ़्लाइट थी हिंदुस्तान के लिए। वो जगजीत सिंह साहब के साथ हमारी परफॉर्मेंस थी। अच्छा। वो शायर थे शिव बटालवी साहब, पंजाबी के बहुत बड़े शायर। उनकी बरसी थी तो बहुत ही लंबे चौड़े इंतज़ाम थे, बहुत ही। उसी दिन हमारी फ़्लाइट थी तो उसी दिन ये
4-5 बजे का वाक़या है, जहाज़ टकरा गया और सारा कुछ हो गया। लेकिन वो बहुत तकलीफ़ दे था। इस तरह के जो सडनली काम होते हैं ना, उसका जो आपके वहम गुमान में नहीं होती, वो इस तरह के हादसा जो है ना, वो बहुत गहरा असर होता है, एक तवील अरसे तक हाँ, रहते याद रहता है, और वो हमेशा वो दर्द जो है वो वापस आ जाता है। तो दुनिया में तमाम ही मुसलमान इस वक्त जो है वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, और इस हालत जंग में ईद आई है, और फिर ईद को भी इस तरह से आई है कि मस्जिद नबवी में भी इज्तिमात नहीं है, खाना खुदा में जो एक सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देख लीजिए कि ये हमने मास्क पहन के हमने जेब में रखे हैं, क्योंकि आपको अपनी शक्लें भी तो दिखानी थी ना, तो डिस्टेंस में हमारा देखें। हम इतनी दोनों भाई जो हैं इतना दूर दूर हम नहीं बैठते, जब भी गाते हैं आपको पता है हम बहुत करीब होकर गा रहे होते हैं, लेकिन हमने भाइयों में भी डिस्टेंस रखा है। आपसे भी दरख्वास्त ये करूँगा कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हाथ थोड़ी देर बाद हाथ ज़रूर धोएं और थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठें। ये तो हजूर ने फरमाया है कि जब 10, 12, 15 बंदे हों, ज़्यादा बंदे हों, तो आप मुसाफा ना भी करें, आप वैसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो सबको पहुंच जाता है, आपका सलाम पहुंच जाता है। लेकिन हमारा कल्चर है, हम गले किसी को ना गले मिले, अस्सलाम वालेकुम हाथ मिला के गले ना लगाएं, वो माइंड कर जाते हैं कई लोग। यार बाबर मिले यार, उसने हाथ नहीं मिलाया। हाँ, मतलब कोई जैसे कोई गुरूर की अलामत होती है कि जी ऐसा माइंड ना करें। ये अपने लिए नहीं, ये सोचें कि वो शायद आपको बचा रहा है। ये एहतियात का तकाजा है, बहुत तकाजा है। मैं तो आप सबसे दरख्वास्त ये करूँगा कि एहतियात करें और उससे इस्तग़फ़ार करें, एहतियात करें, ख़त्म हो जाएगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन जितना एहतियात करेंगे उतनी जल्दी हम मेरा ख्याल से ये इसका शुरू हो सकते हैं। तो इसमें नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, और मैं चाहूँगा कि अब आपके और न्याजी बरादरान के दरमियान से मैं इजाज़त ले लूँ। न्याजी बरादरान से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कोई इख्तितामी तौर पर कोई कलाम हमें हमारे नाज़रीन को अता हो जाए, और उसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का सिलसिला भी मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक काफ़ी टाइप चीज़ है, पंजाबी है, तो इस मौके के निस्बत से वो हम सुनाते हैं। सरे रे सरे पमरे निरे सा सरी रा मा पा सा वे मुड़ घर मुखड़ा बखा वे मुखड़ा बखा डोलना वे शम पे गया वे मुड़ घर हारते सिंगार सारा भूल गया ढोलना, हारते सिंगार सारा भूल गया ढोलना, गलियां दे कखा वांगू रुल गया पता दस जा वे पता दस जा डोलना वे श्याम पे
वे क्षमा पे